गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया है। चलिए तो समय नहीं वेस्ट करते, अपना क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो जरा पहले उसके बारे में देख लिया जाए। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्क डन। वर्क डन कैसे निकालेंगे, किसी भी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर थोड़ा बहुत मोड़ना है तो वर्क डन निकालना सीखे थे। फिर हम लोगों ने क्या सीखा था, हम लोगों ने टॉर्क निकालना सीखा था, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, यानी कि मॉड ऑफ अगर टॉर्क निकालना है तो मॉड पी मॉड ई साइन थीटा से हम लोग उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखा था माइनस पी डॉट ई, यानी कि माइनस पीई कॉस थीटा से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। वर्क डन बाई एक्सटर्नल देखा था हम लोग, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव देखा था। वर्क डन बाई एक्सटर्नल क्या होता है, डेल्टा यू के बराबर होता है, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेशन हमने निकाला था कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव जो होता है वो माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल होता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ये मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रापोल, ऑक्टापोल, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जो जो हमने पढ़ा था वर्क डन, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब का कुछ एप्लीकेशन करेंगे और कुछ सवाल ही करेंगे। क्लियर? तो चलिए समय नहीं वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मोनोपोल होता क्या है, तो जब भी किसी सिस्टम का टोटल चार्ज जीरो हो, टोटल चार्ज क्या हो, जीरो हो, या फिर टोटल चार्ज हो, टोटल चार्ज जो हो वही उसका क्या कहलाता है, मोनोपोल कहलाता है। ठीक है, एक सिस्टम का जो टोटल चार्ज कहलाता है वही उसका क्या कहलाता है, मोनोपोल कहलाता है। यानी टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम, it is total charge, it is total charge of system, यानी कि QT। सर ये डाइपोल क्या होता है, डाइपोल कब निकालते हैं पहले वो देखते हैं। डाइपोल क्या होता है सर, इफ मोनोपोल इज इक्वल टू जीरो, if monopole is equal to zero, then only dipole can be calculated, dipole can be calculated। अगर मोनोपोल जीरो होगा, यानी सम ऑफ टोटल चार्ज इन सिस्टम अगर जीरो होगा तभी डाइपोल निकाला जाता है। और हमें पता है कि इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो थोड़ा अलग होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर क्यूब होता है। पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, बट डाइपोल की वजह से क्या होता है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो जाता है। अब ये क्वाड्रापोल क्या है, तो अगर इफ डाइपोल इज जीरो, if dipole is zero, then only quadrupole, then only quadrupole, then only quadrupole can be calculated, can be calculated। अगर हमारा डाइपोल जीरो आ रहा है तो हम क्वाड्रापोल भी निकाल सकते हैं। सर कैसे निकालेंगे, तो इस केस में जो होता है वो जो ई होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर क्या हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा, आर टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्टापोल क्या होता है सर, इफ quadrupole is equal to zero, if quadrupole is equal to zero, then only octapole can be calculated, then only octapole can be calculated। क्लियर? निकालेंगे कैसे सर, तो इसमें क्या हो जाएगा सर, ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 5 हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर? डाइपोल के केस में ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगा, क्वाड्रापोल के केस में ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 4 होगा, ऑक्टापोल के केस में ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 5 हो जाएगा। क्लियर? सर ये क्वाड्रापोल, ऑक्टापोल निकालेंगे क्यों, निकालेंगे क्यों? अगर सवाल आ गया मेरे भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है डाइपोल के केस में, तो हमने पढ़ रखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। उसी तरह सवाल में पूछ दे कि क्वाड्रापोल में ई कैसे वेरी कर सकता है पोजीशन के हिसाब से, तो हम कह सकते हैं ई विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 4। कोई पूछ दे ऑक्टापोल में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है पोजीशन के हिसाब से, तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 5। क्लियर? चलिए, इसका डेरिवेशन वगैरह आपके कोर्स में नहीं है तो उस पर ज्यादा लोड लीजिएगा मत। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका भी हम क्या करेंगे, डेरिवेशन ले आएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। चलिए आगे बढ़े। चलिए
इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल में एक्सपीरियंस। सर अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो याद करो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होता था, हाँ, इक्वल स्पेसिंग होता था। तो कोई भी डाइपोल रख दें सर, इस ओरिएंटेशन में रखें, इस ओरिएंटेशन में रखें, इस ओरिएंटेशन में रखें, कैसे भी ओरिएंटेशन में रखें, आगे फोर्स लगता था QE, पीछे फोर्स लगता था QE, यानी कि क्या होता था, नेट फोर्स तो जीरो होता था। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल में एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस कर सकता है सर, टॉर्क, टर्निंग एक्सपीरियंस कर रहा था, जैसे ही मोड़ रहे थे टर्निंग तो एक्सपीरियंस कर रहा था, तो कैन एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा सर, टॉर्क हो जाएगा, कैन एक्सपीरियंस टॉर्क। बट नॉट, क्या नहीं एक्सपीरियंस करेगा, तो फोर्स नहीं एक्सपीरियंस करेगा। आएगा बात समझ में? कैसे बताएंगे सर, तो यहां देख लीजिए कैसे बताएंगे। सपोज कीजिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इधर की ओर जा रहा है, ये हमारा कुछ डाइपोल है सर, ये माइनस Q है, ये प्लस Q है, इस पे इधर लग रहा होगा सर QE, इस पे इधर लग रहा होगा QE, तो नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन सर टॉर्क तो इसमें है सर, ये इसको घुमाएगा जरूर, क्योंकि इधर फोर्स लग रहा है, इस पे आगे की ओर फोर्स लग रहा है, इस पे पीछे की ओर फोर्स लग रहा है, तो ऐसे घुमाएगा तो जरूर, घुमाएगा तो जरूर। क्लियर? If a dipole is placed in an electric field due to a point charge, then torque on dipole. अगर point charge होगा तो point charge की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाता है सर, और धीमे धीमे घटते जाता है सर। क्यों? क्योंकि E जो होता है इसमें क्या होता है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है सर, KQ बाई R स्क्वायर, यानी कि जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जाएगा तो क्या कह रहा है कि डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, देन टॉर्क ऑन डाइपोल, क्या डाइपोल पे टॉर्क जीरो होगा या नहीं होगा? तो याद करो सर टॉर्क का हमने पढ़ा था, एंड सिंस टाउ इज इक्वल टू हमने पढ़ा था P E साइन थीटा, देयरफॉर अगर कोई कहे इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देयरफॉर टाउ भी क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। तो टॉर्क ऑन डाइपोल में बी जीरो, सर कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हाँ जीरो हो सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है हर केस में होगा, लेकिन अगर P और E के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री है, यानी कि डाइपोल भी ऐसे ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही है, डाइपोल मोमेंट भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो हम कह सकते हैं कि यस टॉर्क ऑन डाइपोल में बी जीरो। ठीक है, टॉर्क ऑन डाइपोल में बी जीरो। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, बढ़ेगा आगे। चल, फोर्स बिटवीन टू डाइपोल्स, एक मिनट देख लें, ये रिकॉर्डिंग तो चल रहा है मेरे भाई। चलो, फोर्स बिटवीन टू डाइपोल्स, अगर दो डाइपोल्स दिए हुए हैं तो फोर्स कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। जनरलाइज रिजल्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं, सपोज कीजिए मेरे पास एक डाइपोल कुछ ऐसे है, P1 इस डायरेक्शन में मेरा डाइपोल है। ठीक है, एक डाइपोल मेरा कुछ एंगल बना रहा है सर, P2, कोई दिक्कत, वो कुछ ऐसे है सर, ये P1 ऐसे जा रहा है सर, और P2 का डाइपोल का डायरेक्शन जो है वो कुछ ऐसे है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के बीच में हम फोर्स कैसे निकालेंगे सर, फोर्स हमें निकालना है। तो अगर मैं कहूं, ध्यान से देखिए, अगर फोर्स निकालना है तो फोर्स कौन सा निकालना है, कंजर्वेटिव निकालना है या एक्सटर्नल निकालना है? सर एक्सटर्नल नहीं निकालना है, इस चार्ज के वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वही निकालना है, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है सर, बिल्कुल। तो यानी कि हमें फोर्स कौन सा निकालना है, कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है। ठीक है, हमने पढ़ा था सर, हमने पढ़ा था, ध्यान से देखिए, हमने पढ़ा था कि सर सिंस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होता था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता था क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ सर, क्यों? क्योंकि अरे मेरे भाई, अगर मान लो स्प्रिंग का जो हमने बात किया था, हमने कहा था कि अगर स्प्रिंग को हमने दबा दिया तो हमने इस पे कुछ काम कर दिया, तो जैसे ही हम छोड़ेंगे ये तुरंत पीछे भागेगा क्या? क्यों? क्योंकि हमने जो काम किया था, वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल था, वो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया था, यानी कि इसके अंदर कहीं ना कहीं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ। वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से हुआ, एक्सटर्नल, मेरे वजह से हुआ। तो वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल होगा वही तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्यों? क्योंकि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जितना काम किए होंगे उतना ही एनर्जी स्टोर हो गया होगा सर, बिल्कुल सही बात है। और हमने और क्या बात किया था, एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू क्या बात किया था सर, माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल, बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा यू हो जाएगा सर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। अगर बात करें वर्क डन, सर हमें तो निकालना है फोर्स, बिल्कुल। तो वर्क डन का अगर हम बात करें तो वर्क डन हम कैसे देख सकते हैं सर, फोर्स से कैसे रिलेटेड होता है? तो वर्क डन होता है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F.S,
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू उनके बीच का एंगल cos थीटा, यही होता है सर, बिल्कुल यही होता है सर। तो हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में ध्यान से देखिएगा, अगर हमें बात करना हुआ सिंस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, मैं कह सकता हूं इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। मैं कह सकता हूं क्या सर? हाँ सर, अगर आप छोटा सा बात कर रहे हैं, अगर आप छोटा सा बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए आपने डीडब्ल्यूसी का बात किया, छोटे से वर्क का, सर जो भी फोर्स लग रहा होगा वो तो कांस्टेंट लग रहा होगा, क्योंकि चार्ज भी क्या है, सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेम ही होगा, ठीक है। तो इनटू क्या, कितना आपने उसमें डिस्प्लेसमेंट किया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, तो डीडब्ल्यूसी इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर हो जाएगा सर। तो यहां से हम कह सकते हैं सर कि देयरफॉर माइनस डी यू जो होगा वो एफ डॉट डी आर के बराबर हो जाएगा सर। हाँ सर, क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो था वो माइनस डेल्टा यू के बराबर हो रहा था, तो छोटा सा वर्क डन बाय जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा वो माइनस छोटा सा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं सो एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। बोलिए कह सकता हूं क्या? मैं कह सकता हूं कि एफ जो होगा वो इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर के बराबर होगा, ठीक है। जहां पे अगर मैं इस एफ का बात करूं तो ये कौन सा फोर्स है? तो कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है सर? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है सर। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब हमें बात करना है सर कि हमें इनके बीच का फोर्स निकालना है। तो सर हमें ये पता चल गया कि F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर होता है, यानी कि हमें अगर पोटेंशियल एनर्जी मिल जाए तो उसका डिफरेंशिएशन करके फोर्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। अब याद कीजिए, अगर मैं कह रहा हूं कि सपोज ये जो है वो यहां से कुछ एंगल बना रहा है, कितना, थीटा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सर इसके वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, और वो कितना होगा सर? तो हो जाएगा 2kp1 बाई आर क्यूब। अगर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है सर? बोलिए, अगर मैं कह रहा हूं ये जो डाइपोल का सेंटर होगा तो सेंटर से यहां तक की दूरी क्या होगी सर? आर अगर रहा होगा तो मैं कह सकता हूं कि इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्सियल लाइन में देखें तो इसी के डायरेक्शन के अलॉन्ग होता है, और 2kp बाई आर क्यूब होता है। तो मैं कह सकता हूं कि E1 विल बी 2kp1। सर इस p की वजह से हो रहा है तो P1 बाई आर क्यूब। क्लियर? यहां तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलिए सर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने पास आ गया, लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए सर पोटेंशियल एनर्जी। अब याद कीजिए, सिंस हमें याद है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो माइनस पी डॉट ई होता है, माइनस पी डॉट ई होता है। तो मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा हो जाएगा सर, बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूं पी, सर कितना है पी? पी अगर देखा जाए तो यहाँ पे P2 है सर, तो जगह P2 इंटू ई, यहाँ पे कितना है सर? तो E1 है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये E1 हो जाएगा सर, इंटू ये क्या हो जाएगा सर? कॉस थीटा हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि सर P2, अगर P2 बात करें तो P2 ठीक है, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड P2 है। E1 का अगर बात करें तो कितना है? 2kp1 है, तो यहाँ पे रख दीजिए P2 इंटू E1 की जगह रख दीजिए 2kp1 बाई आर क्यूब और कॉस थीटा। तो यहां से हम कह सकते हैं 2kp1 P2 2kp1 P2 कॉस थीटा बाई आर क्यूब। ये क्या आ गया सर? ये आया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। क्या आया? क्या हमारा पोटेंशियल एनर्जी? किस पर्टिकुलर पॉइंट पे? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला सर, ठीक है सर। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था फोर्स। तो देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ, फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ, सर वो हो जाएगा, वो कितना है सर? तो वो है 2kp1 P2 कॉस थीटा बाई आर क्यूब। बोलिए कोई दिक्कत? सर माइनस डी यू बाई डी आर था, तो एक काम कीजिए इसको डी बाई डी आर कर दीजिए। बोलिए यहां तक कहीं कोई दिक्कत है क्या? अब ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा? सबसे पहले हमें निकालना था सर इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना था। तो हमने कहा कि एक काम करो यार, हमें ये पता है कि F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर होता है, हमने रिलेशन निकाला।
ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का हमने बात किया वो माइनस पी डॉट ई होता है। सर पी हमें दिया ही है, ई हमें दिया ही है, एंगल हमें दिया ही है, तो हम कह सकते हैं कि कितना होगा सर माइनस पी टू ई वन होगा मेरे भाई। तो ये क्या हो जाएगा माइनस पी टू ई वन, ये माइनस पी टू हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस टू के पी वन पी टू कॉस थीटा बाई आर क्यूब माइनस डी यू बाई डी आर होता है, तो हमने कह दिया ये, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करना है तो ध्यान से देखिए, हमने कहा कि ये माइनस इस माइनस को खा जाएगा, बिल्कुल। टू कांस्टेंट है बाहर ले आइए, के कांस्टेंट है बाहर ले आइए, P1 कांस्टेंट है, P2 कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, तो ये cos थीटा हो जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा सर? d बाई डी आर ऑफ r टू द पावर माइनस 3 का होगा सर। बोलिए कोई दिक्कत? क्योंकि r ऊपर चला जाएगा तो r के पावर 3 जो हो जाएगा वो r के पावर माइनस 3 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है सर कि d बाई डी डब्बा ऑफ डब्बा के पावर n जो होता है वो n डब्बा के पावर n माइनस 1 होता है, बिल्कुल सही होता है। अगर यही होता है तो ध्यान से देख लो सर, ये हो जाएगा 2 के P1 P2 cos थीटा, और यहां पे हो जाएगा सर माइनस 3, इधर आ जाएगा माइनस 3 r टू द पावर माइनस 4, माइनस 3 इधर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 6 के P1 P2 माइनस 6 के P1 P2 cos थीटा बाई क्या हो जाएगा सर? बाई r टू द पावर 4 हो जाएगा सर, बाई r टू द पावर 4 हो जाएगा सर। यानी कि हमारा फोर्स आ गया सर इनके बीच में, वो कितना आ रहा है? तो वो जो हमारा फोर्स आ रहा है दैट इज इक्वल टू माइनस 6 के P1 P2 cos थीटा बाई r टू द पावर 4। ये किस केस के लिए आया सर? फॉर एक्सियल पोजीशन, फॉर एक्सियल पोजीशन, ठीक है। अभी हमने इक्वेटोरियल के लिए नहीं निकाला। इक्वेटोरियल के लिए क्या हो जाएगा सर? सर इक्वेटोरियल के लिए आधा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या होता था? इक्वेटोरियल पे आधा होता था, तो इसी का ठीक आधा आ जाना है। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका भी देखते हैं। ले लिया क्या? आगे बढ़े, बताइए। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करें कि सर हमारे पास एक डाइपोल है, तो यहां पे लिख देते हैं फॉर इक्वेटोरियल, फॉर इक्वेटोरियल पोजीशन। अच्छा यहां पे अगर मैं बोलूं मेरा डाइपोल इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो यानी कि कहीं ना कहीं जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहा होगा सर। तभी सर हमारा डाइपोल कैसे जा रहा था? ऐसे जा रहा था सर, ठीक है, क्योंकि डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। अच्छा फिर हमने कहा कि सर मेरे पास जो डाइपोल है वो कहीं ना कहीं एक डाइपोल ऐसे आपने रखा हुआ है, ठीक है सर, P1 है, और हमें पता है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। अब दूसरा डाइपोल जो है सर, दूसरा डाइपोल जो है वो कुछ ऐसे रखा हुआ है सर। बोलिए कोई दिक्कत? नहीं सर, यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना सर, P2 ऐसे ही क्यों रखा है, ऐसे क्यों नहीं रख दिया है? अरे मेरे भाई एंगल जो होता है, याद है ना, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट ई होता है माइनस पी कॉस थीटा। थीटा क्या होता है? पी और ई के बीच का एंगल। तो पी और ई का बीच का एंगल यहाँ पे जो है वो क्या है? एक्यूट है। वहां पे क्या हो जाएगा सर? ऐसे करेंगे तो ऑब्ट्यूस एंगल आ जाएगा। अब ऑब्ट्यूस एंगल में जैसे ही जाओगे फिर कॉस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर वो सब लफड़ा क्रिएट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव में आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने अपने आप हमेशा कॉस थीटा क्या ले लिया? पॉजिटिव ले लिया। मैंने ऐसा कंडीशन ही रखा है कि कॉस थीटा क्या आएगा? पॉजिटिव है। सर सवाल में आ गया तो भी सवाल में ऐसे कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख के। क्लियर? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बोल रहा है कि डाइपोल उससे कितना एंगल बना रहा है? 135 डिग्री बना रहा है, तो cos 135 डिग्री रख देना मेरे भाई। आएगी बात समझ में? क्लियर? वो बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, तो हम भी तो वही कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बना रहा है वो थीटा एंगल बना रहा है सर। लो सर, आप इसको थीटा बोलो चाहे यहां से थीटा करो, जब यहां से थीटा करोगे तो वो दिक्कत थोड़ा सा क्रिएट करेगा सॉल्व करने में, सिंप्लीफाई करने में। तो हम थोड़ा आसान बना लेते हैं सर, क्योंकि अभी तो फॉर्मूला निकाल रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आसान ही तो करेंगे, टफ थोड़ी कर देंगे। इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए आपने को क्या निकालना है सर? फोर्स निकालना है। अगर फोर्स निकालना है तो हमें पता है सर कि सिंस F इजिकल टू क्या होता है सर? माइनस du बाई dr होता है। तो अगर सर इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिया जाए तो काम बन जाएगा सर। तो सिंस डेल्टा U इजिकल टू ये क्या हो जाएगा सर? फिर से माइनस P2 E1 cos थीटा हो जाएगा सर।
P2 क्या है सर, P2 तो P2 ही है, तो ये P2 ही रह जाएगा। E1 का अगर बात करें तो इस P1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा सर, तो वो हो जाएगा 2K, 2 नहीं होगा इस बार KP बाई आर क्यूब होगा ना, तो KP1 बाई आर क्यूब, जहां पे R क्या होगा सर, तो R इनके बीच का दूरी होगा सर। क्लियर है क्या, तो केपी बाई आर क्यूब होगा सर। एक्सियल में 2 केपी बाई आर क्यूब होता था, इक्वेटोरियल में अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगता था, कितना लगता था, केपी बाई आर क्यूब लगता था। तो P2 का सर इसका डाइपोल मोमेंट का P2 मैग्नीट्यूड हो गया, E1 का KP1 बाई आर क्यूब हो गया, और ये cos थीटा जो था वो cos थीटा ही ऐसे ही रह गया। बोलिए कोई दिक्कत क्या नहीं सर, यहाँ पे माइनस था तो माइनस लगा दो मेरे भाई, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा माइनस KP1 P2 cos थीटा बाई आर क्यूब। और अगर ये आ गया therefore f इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ सर ये माइनस KP1 P2 cos थीटा बाई आर क्यूब। सर यहाँ पे डी बाई डी आर भी तो है, तो लगा दो मेरे भाई डी बाई डी आर, हम कहाँ मना कर रहे हैं। चलिए माइनस माइनस को खा जाएगा। अब अगर इसको देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा सर, के बाहर आ जाएगा, तो KP1 P2 cos थीटा भी कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है, एक ही पर्टिकुलर एंगल पे रखे हुए हैं। ये डी बाई डी आर हो जाएगा, डी बाई डी आर, और ये फिर से क्या हो जाएगा, आर टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा सर KP1 P2 cos थीटा, ये हो जाएगा -3 आर टू द पावर -4। यानी कि जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा K, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे एक काम करो माइनस रख दो पहले, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू -3 KP1 P2 cos थीटा आर टू द पावर 4। बोलिए कोई दिक्कत, तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स आया है वो कितना आ रहा है, -3 KP1 P2 cos थीटा बाई आर टू द पावर 4 आ रहा है। पीछे देखो तो -6 KP1 P2 cos थीटा बाई आर टू द पावर 4 आ रहा था। यानी कि यहाँ पे भी क्या कंडीशन फॉलो कर रहा है सर, बिल्कुल यहाँ पे भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सर वो जाहिर सी बात है, अगर एक्सियल में देखा जाए तो दुगना होता है, इक्वेटोरियल में देखा जाए तो जस्ट हाफ होता है। क्लियर, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, बता लिए क्या, आगे बढ़े। चलिए सवाल हमारा कुछ अब ऐसे आ रहा है, थोड़ा सवाल को ध्यान से देखेंगे। कह रहा फोर्स ऑन चार्ज सिचुएटेड ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल के एक्सिस पे कितना फोर्स लग रहा है सर, F लग रहा है। इफ चार्ज इज शिफ्टेड टू डबल द डिस्टेंस, अच्छा चार्ज को शिफ्ट कर दिया गया कितना, डबल द डिस्टेंस, तो कह रहा है कि फोर्स एक्टिंग विल बी, फोर्स कितना हो जाएगा। तो सर हमें पता है कि अगर एक डाइपोल है, सपोज कीजिए आपका ये डाइपोल P है, तो इसके वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि कितना होगा सर, 2KP बाई आर क्यूब। और यहाँ पे आपका कुछ चार्ज है, सपोज कर लीजिए वो सर क्यू है, हमें नहीं पता, तो हमें ये पता है देयरफॉर F इज इक्वल टू क्या होगा सर, क्यू ई होगा, यानी कि Q 2KP बाई आर क्यूब होगा सर। बिल्कुल ठीक बात है सर। अगर कब सर, अगर इनके बीच की दूरी कितनी है सर, R है तब। अब कह रहा है कि सर इनके बीच की दूरी कितनी हो गई है, 2R हो गई है। यानी कि अगर 2R हो गई है मेरे भाई, तो एक काम कर दो, यहां पे दिखा दो, ये P है और ये हमारा इस बार यहां पे क्यों चला गया, तब भी सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में लगेगा, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में लगेगा। डिस्टेंस कितना हो गया सर, इस बार डिस्टेंस 2R हो गया सर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा सर, सर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2KP बाई 2R का होल क्यूब, यानी हो जाएगा 2KP बाई 8R क्यूब। ठीक है, देयरफॉर फोर्स कितना हो जाएगा, देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू Q2KP बाई 8R क्यूब। बोलो क्या ये होगा, क्या नया फोर्स जो होगा वो QE होता है, E2KP बाई आर क्यूब है। तो सर यहाँ पे देखा जाए Q2KP बाई आर क्यूब, यहाँ पे देखा जाए Q2KP बाई आर क्यूब, तो ये जो Q2P बाई आर क्यूब है ये तो F के बराबर है, F जो है Q2P बाई आर क्यूब के बराबर है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो आपको दिख रहा हो Q2P बाई आर क्यूब, ये कितना है सर, ये तो F के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर नया F डैश जो होगा वो F बाई 8 हो जाएगा, यानी जो पुराना फोर्स था उसका 1 बाई 8 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर, तो नाउ फोर्स एक्टिंग विल बी 1 बाई 8 टाइम्स दी ओरिजिनल फोर्स। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी, ले लिए क्या, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है,
कह रहा है कि दिस अरेंजमेंट इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सपोज कर लीजिए कि सर इस डायरेक्शन में अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है सर, है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। फिर क्या बोल रहा है, सच दैट रॉड मेक्स ए स्मॉल एंगल थीटा लेस देन 5 डिग्री। सर ये तो थीटा अभी 0 डिग्री बना रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू लेस देन 5 डिग्री बना दीजिए। हमने कहा कि सर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड आप लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सर। तो आपने कहा सर यहाँ पे डाइपोल जो है वो लेस देन 5 डिग्री बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। तो हमने कहा ये सर मेरा थीटा जो है वो लेस देन 5 डिग्री है, ठीक है भाई। तो सर यहाँ पे क्या रख दीजिए, यहाँ पे प्लस क्यू रख दीजिए, यहाँ पे क्या रख दीजिए, माइनस क्यू रख दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर प्लस क्यू रखेंगे तो आगे की ओर फोर्स क्या लगेगा सर, क्यू ई लगेगा। अगर पीछे माइनस क्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या फोर्स लगेगा सर, क्यू ई लगेगा। और ये कहीं ना कहीं ऑसिलेट करेगा सर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे माइनस रख देता, यहाँ पे प्लस रख देता, तो ये पूरा का पूरा पलट जाता। सवाल क्या है, such that rod makes a small angle theta less than 5 degree with electric field, find the time period of rod if it oscillates about center of mass। ऑसिलेशन कर रहा है, इसीलिए मैंने क्या बनाया, प्लस के ऊपर बनाया, माइनस के नीचे। अगर मैं माइनस के ऊपर रख देता तो ये ऑसिलेट नहीं करता, ये क्या कर जाता, पलट जाता पूरा का पूरा। क्लियर? इसलिए मैंने ऊपर क्या रखा, प्लस क्यू रखा। अच्छा, अब कह रहा है कि सर हमको क्या चाहिए, हमको तो टाइम पीरियड चाहिए। अब अगर हमको भैया टाइम पीरियड चाहिए तो हम टाइम पीरियड निकाले कैसे? तो याद करो, टाइम पीरियड निकालने के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का हमने रिलेशन पढ़ा था कि हम हमेशा F इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्सपुट करेंगे, वहां से x कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। हमें पता है कि सिंस F रीस्टोरिंग जो होता है वो कितना होगा, m ओमेगा स्क्वायर x के बराबर होगा। बिल्कुल होगा सर। लेकिन यहाँ पे फोर्स कैसे निकालेंगे सर, यहाँ पे कौन सा रीस्टोरिंग फोर्स कर रहा है, यहाँ पे कौन सा रीस्टोरिंग फोर्स है, वो तो हमें निकालना पड़ेगा। बिल्कुल निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाले सर, यहाँ पे m तो है नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर चार्ज जो चार्ज है मास के साथ वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। बिल्कुल ऑसिलेट कर रहा है। अगर ऑसिलेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं सर हमने पढ़ा है कि ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड ऑसिलेट कर रहा होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे तो सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, यानी कि ये आई ओमेगा स्क्वायर एक्स आएगा। पढ़े थे एम ओमेगा स्क्वायर एक्स किस किस में, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। वहीं अगर एंगुलर आपका रोटेशन होने लगे, ऑसिलेशन होने लगे, तो वहां पे सर आई आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए सर निकालना पड़ेगा हमें, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। कह रहा है क्या, मास दिया है क्या? अच्छा, दिस अरेंजमेंट इज ये सच दैट रॉड। अच्छा ठीक है। तो अगर इन्होंने कुछ नहीं दिया है तो जाहिर सी बात है सर इसका भी मास m लेंगे, इसका भी मास क्या लेंगे, m लेंगे। क्यों सर? क्योंकि ये सवाल में दिया है, हमने लिखा नहीं था। ठीक है, रॉड इफ इट ऑसिलेट्स अबाउट सेंटर ऑफ मास। हाँ ठीक है। तो सर ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, यानी कि डाइपोल है। डाइपोल है तो जितना चार्ज यहाँ है उतना ही चार्ज यहाँ है, तो जितना मास इसका होगा उतना ही मास इसका भी होगा। बिल्कुल ठीक बात है सर। अब बात फंस रही है सर यहाँ पे कि हमें क्या चाहिए, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले कैसे? और याद करिए सर, हमें इसको किसके बराबर पुट करना होगा? तो सर ये जो होता है रीस्टोरिंग जो फोर्स होता है, हमने पढ़ रखा है सर कि जो वर्क डन होता है वो टाउ डी थीटा के बराबर होता है। जैसे वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डीएक्स के बराबर होता था, वैसे यहाँ पे अगर वर्क डन का बात करें तो क्या हो जाएगा, टाउ डी थीटा के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा क्या? होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे जो अपना रीस्टोरिंग फोर्स आता था या फिर रीस्टोरिंग टॉर्क जो आता था वो कितना आता था सर, टाउ इज इक्वल टू, याद है क्या, हेयर टॉर्क विल रीस्टोर, टॉर्क will restore सिस्टम को टॉर्क रिस्टोर करेगा। Therefore टॉर्क इज इक्वल टू कितना आता था, P क्रॉस ई, तो ये कितना हो जाएगा सर, मॉड P मॉड E और साइन थीटा हो जाएगा सर। बिल्कुल, थीटा लेस देन 5 है, यानी थीटा छोटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा सर। तो हो जाएगा मॉड P मॉड E थीटा। सिंस थीटा बहुत ज्यादा क्या है, स्मॉल है सर, तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। ठीक है, थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है सर। तो यहाँ पे आई ओमेगा स्क्वायर एक्स तो आएगा नहीं सर, बिल्कुल नहीं आएगा। आई ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा सर, थीटा आएगा सर, बिल्कुल थीटा आएगा। लिख लीजिए, आई ओमेगा स्क्वायर थीटा होगा सर। तो हमने कहीं ना कहीं पिछले क्लास में इसके ऊपर एक सवाल भी किया था, वहां पे टाइम पीरियड हमने निकाला भी था, बिल्कुल निकाला था। तो वही टाइम पीरियड हम यहाँ पे डायरेक्टली चिपका सकते थे, लेकिन हम फिर से क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपके थोड़े दिमाग में बसे ये चीजें। तो हमें पता है सर, हम कह सकते हैं देयरफॉर सो हम कह सकते हैं कि मॉड P मॉड E थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सर आई
ओमेगा स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सर। और यहां से हम कह सकते हैं कि थीटा से थीटा कट जाएगा, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीई बाई आई, मॉड पी मॉड ई बाई आई। देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर मॉड पी मॉड ई बाई आई। कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, देयरफॉर टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई बाई रूट के अंदर ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही थी सर, जो आ रही थी उसको पलट के रख दीजिए, तो पी बाई आई आ रहा था तो पलट के रख दीजिए, आई बाई पी हो जाएगा, 2 पाई रूट के अंदर आई बाई मॉड पी और मॉड ई। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने को सर निकालना है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए कैसे सर, तो ध्यान से देखिए, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो ऑसिलेशन करेगा सर, यहाँ पे मास m है, यहाँ पे मास m है, दोनों सिमेट्रिक है, तो कहीं ना कहीं हमें पता है इसके ठीक सेंटर पे करने वाला है सर। क्या ये बात समझ में आ रहा है, इसके ठीक सेंटर पे ऑसिलेट करेगा सर, ये तो हमें कंफर्म है। अगर कंफर्म है तो एक काम कीजिए, आप इसको जरा पहले मान लीजिए, डी डिस्टेंस मान लीजिए, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत, तो सर ये जो हो जाएगा ये डी बाई टू हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा, डी बाई टू हो जाएगा। सर ये कैसे होगा, तो चलिए आइए देखा जाए कैसे सेंटर ऑफ मास पे ये ऑसिलेट करेगा। थोड़ा सा दिमाग भी अगर लगा लीजिएगा। अगर मैं कह रहा हूं ये मेरा यूनिफॉर्म, ये वैसे यूनिफॉर्म तो है नहीं, तो अगर मैं कोई यूनिफॉर्म चीज लाऊं, एक मिनट रुक जाइए, जैसे कि ये फोन है, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप देखो, ये कवर है, ये एकदम यूनिफॉर्म कवर है, दिख रहा है। तो अगर मैं इसको यहां पे हाथ रख के रोकूं तो क्या ये रुकेगा, क्या नहीं, ये भागेगा। अगर यहां पे रखूं तो भी ये भागेगा। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा थोड़ा आगे लेके जाऊं, सर अभी भी नहीं रुक रहा, लेकिन जैसे ही मैं इसको बीचों बीच लेके गया सर, ये रुक गया। दिख रहा है क्या, क्यों सर, क्योंकि जितना मास यहाँ है उतना ही मास यहाँ है, जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही डिस्टेंस यहाँ है, जितना टॉर्क इधर लग रहा होगा उतना ही टॉर्क इधर लग रहा होगा। क्यों टॉर्क होता है सर, फोर्स। सर फोर्स कहां लग रहा है, इधर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इधर भी फोर्स, इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर, तो जितना दूरी है उतना ही दूरी है। क्यों, क्योंकि सर फोर्स तो मास की वजह से सेम लग रहा है, mg नीचे क्यों लग रहा है। तो अगर डिस्टेंस भी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बराबर होगा, तभी हम कह सकते हैं कि टर्निंग फोर्स क्या होगा, बराबर होगा और ये रुक रहा होगा। क्या बात समझ में आया। तो सर अगर सिमेट्रिक है चीजें तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि सेंटर ऑफ मास जो होगा वो लेंथ के ठीक आधे आधे पे बढ़ जाना है, ठीक है। लेकिन अगर सर यही मास दूसरा आ गया तो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना क्लास 11th में सीखा होगा, और अगर नहीं सीखा तो फिर एक बार देख लीजिए ध्यान से, ठीक है, क्योंकि बार बार ये सब चीजें नहीं बताई जाएंगी। अगर मैं कह रहा हूं, यहां पे लिख लीजिए, फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास यहां पे मास m1 है, यहां पे मास m2 है, ये पूरा डिस्टेंस क्या है, d है, और मैं कह रहा हूं m1 जो है वो ग्रेटर देन m2 है, ठीक है, m1 m2 से भारी है। अब अगर इधर मैं देखूं तो ये भारी है क्या, अगर ये भारी है तो अगर मैं सेंटर पे रखूंगा तब तो ये वैसे भी नहीं टिकेगा सर। क्यों, क्योंकि इधर का भारी है, तो हमें या तो इधर शिफ्ट करना होगा या तो इधर शिफ्ट करना होगा अपने हाथ को, ताकि ये बैलेंस हो पाए। तो सेंटर से जैसे ही मैं इधर की ओर बढ़ाऊंगा ये भार और बढ़ेगा और ये गिरने लग जाएगा। लेकिन जैसे ही सेंटर पे अगर ये बैलेंस नहीं हो रहा है, मैं सेंटर से थोड़ा सा और लेफ्ट साइड जाऊंगा, देखो ये बैलेंस हो गया। यानी कि हमेशा सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट किया सर, भारी वाले की साइड शिफ्ट किया। यानी कि कहीं ना कहीं अपना सेंटर ऑफ मास सर इधर तो आएगा ही आएगा। बोलिए कोई दिक्कत। तो अगर अब हमें निकालना हुआ सेंटर ऑफ मास तो हम निकालेंगे कैसे सर, सर सेंटर ऑफ मास वही पॉइंट होगा जहां पे सर इसके कारण जो टर्निंग फोर्स होगा, यानी कि जो टॉर्क होगा बेसिकली वो क्या हो रहा होगा, बराबर हो रहा होगा। तभी यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो रहा है सर, बैलेंस आउट कर दे रहा है और ये रुका रह रहा है। तो सर अगर मैं कह दूं ये डिस्टेंस कितना है सर, x है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, d माइनस एक्स हो जाएगा, बिल्कुल। तो अगर मैं यहाँ पे टॉर्क के बारे में बात करूं तो टॉर्क कितना हो जाएगा सर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है, बताइए। तो हम क्या देंगे सर, ये हो जाएगा कितना, m1 इंटू एक्स। अगर मैं यहां पे बात करूं तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा m2 और d माइनस एक्स। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। सर फोर्स तो अगर आप फोर्स का बात करेंगे तो फोर्स तो सर mg होता है। अरे तो मेरे भाई लो लगा लो mg, और कुछ दिक्कत नहीं है।
यहां पे अगर ये बैलेंस हो रहा है तो सर हम कह सकते हैं कि ये फोर्स क्या हो रहा होगा, बराबर हो रहा होगा, तब ये रुक रहा है। ठीक है, फॉर सेंटर ऑफ मास इसको हटा देते हैं थोड़ा। चलिए, देयरफॉर फॉर सेंटर ऑफ मास हम कह सकते हैं सर कि m1 x g जो होगा वो m2 d माइनस एक्स इंटू जी के बराबर होगा सर। और हम यहां से कह सकते हैं जी कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हम यहां से और क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं सर कि m1 x इज इक्वल टू m2 d माइनस m2 x। तो हम यहां से और क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं m1 x प्लस m2 x इज इक्वल टू m2 d। देयरफॉर अगर हमें x दूरी निकालना था सर सेंटर ऑफ मास का, तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो m2 d बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा। बोलिए क्या ये क्लियर है? x जो हो जाएगा वो m2 d बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा। यानी कि जब भी हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, अगर इस मास के कारण निकाल रहे हैं तो ये वाला मास लेते हैं इनटू इन दोनों के बीच का दूरी लेते हैं भाई सम ऑफ मास कर देते हैं। अगर सर ये दूरी निकालना हुआ तो d माइनस एक्स में सर ये वाला मास लेंगे इनटू ये दूरी लेंगे और बाई इन दोनों का सम कर देंगे। देख लो निकाल के। देयरफॉर d माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, तो हो जाएगा d माइनस m2d बाई m1 प्लस m2। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा m1d प्लस m2d माइनस m2d बाई m1 प्लस m2। तो ये कितना हो जाएगा सर, तो ये अपना हो जाएगा सर m2d माइनस m2d कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये उधर क्या आ जाएगा m1d बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा। बोलिए, यानी कि अगर मेरे को बात करना हुआ इस x का, तो मैं इस x के बारे में बता सकता हूं ये जो x होगा ये हमेशा, अगर ये वाला दूरी निकालना है तो ये वाला मास लेना है m2 इंटू सेपरेशन बिटवीन देम d और बाई नीचे टोटल सम ऑफ मास। अगर ये वाला दूरी लेना है तो मास फिर से अपोजिट वाला, तो ये हो जाएगा m1 इंटू सेपरेशन बिटवीन देम बाई टोटल सम ऑफ मास। बोलो क्लियर है क्या? अब अगर सर ये ऐसा है, नाउ इफ m1 बराबर m2 बराबर m, अगर ऐसा आ जाता है देयरफॉर हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, md बाई 2m, यानी कि d बाई 2। और अगर ये d बाई 2 आ गया देयरफॉर d माइनस एक्स इज इक्वल टू d माइनस d बाई 2 इज इक्वल टू d बाई 2। यानी कि अगर दोनों मास सेम है तो क्या कह सकते हैं सर कि सेंटर ऑफ मास हमारा आधे आधे पे लाई करेगा। बोलिए, अब अगर आधे आधे पे लाई करेगा मेरे भाई, तो अब बार बार तो इसको निकालेंगे नहीं, तो इसको जरा नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आधे आधे पे लाई करेगा तो हमें पता है देयरफॉर t इज इक्वल टू 2 पाई। अब सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे कैसे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना आना चाहिए। चलिए तो एक काम कीजिए, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए क्या? आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए क्या? यहाँ पे तो जगह है नहीं। चलिए तो एक और पेज बढ़ा देते हैं। चलिए अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो अगर मैं बात कर रहा हूं फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे कैसे, तो देखिए कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास दो चार्ज हैं, ठीक है, ये मान लीजिए m1 है, ये मान लीजिए m2 है, इनके बीच में मान लीजिए कुछ दूरी d दिया हुआ है, और अगर ये किसी पॉइंट के अक्रॉस क्या है ऑसिलेट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो सेंटर ऑफ मास होगा सर। कोई जरूरी है क्या? हाँ सर, सेंटर ऑफ मास होगा तभी तो वहां से ऑसिलेट करना होगा, वरना वो पलट नहीं जाएगा। हाँ, सेंटर ऑफ मास होगा सर। अच्छा, फिर कह रहा है सर कि अगर ये सेंटर ऑफ मास आपको निकाल लिया आप, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे अगर हम ये x1 नाम दे दिए तो ये कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स हो जाएगा। x1 क्या, x ही ले लो, तो ये कितना हो जाएगा सर, d माइनस एक्स हो जाएगा। इफ m1 ग्रेटर देन m2 देयरफॉर सेंटर ऑफ मास विल
शिफ्ट टूवर्ड्स हैवियर साइड, टूवर्ड्स M1, ठीक है, यानी कि हैवियर साइड। अगर M1 बड़ा है तो उसी साइड ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा सर। अच्छा, और हमने निकाल दिया कि x जो होगा एंड x इज इक्वल टू M2d बाई M1 प्लस M2। नाउ I इज इक्वल टू समेशन ऑफ m r स्क्वायर, m r स्क्वायर, जहां पे r क्या है सर, तो r जो है वो डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम सेंटर ऑफ मास है। r जो है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। देयरफॉर हेयर I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, तो अपने को पता है सर कि I जो हो जाएगा वो हो जाएगा m, और R कितना हो जाएगा सर वो d/2 हो जाएगा, d/2 का स्क्वायर प्लस m d/2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा m d²/4 प्लस m d²/4, तो हो जाएगा 2m d²/4। देयरफॉर ये हो जाएगा m d²/2। अगर ये ऐसा हो गया तो हम कह सकते हैं देयरफॉर P इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर I बाई मॉड P मॉड E, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर, ये क्या हो जाएगा m d² बाई 2 P E, तो हो जाएगा 2 पाई D, और ये कितना हो जाएगा सर, या फिर एक काम करो 2 पाई यहाँ पे पुट्टी कर दो, ये हो जाएगा सर m d² बाई, ये हो जाएगा 2 सर मॉड ऑफ P, अगर डाइपोल मोमेंट निकालना है तो वो कितना हो जाएगा सर, Q इंटू उनके बीच का दूरी d था, और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कहीं ना कहीं d से d कट जाएगा सर, दिख रहा है क्या, तो ये कहीं ना कहीं सर अपना d से d कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई रूट ओवर m d बाई, ये कितना हो जाएगा सर 2QE, 2QE। यही अपना क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी से। कर लिया क्या, आगे बढ़े, चलिए। तो ये रहा हमारा अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल क्या रहा, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर इस बार मास अलग अलग है, अगर मास अलग अलग है तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि सर ये जो होगा ये अपना सेंटर ऑफ मास होगा, बिल्कुल सर। इफ हम कह देते हैं इफ m1 ग्रेटर देन m2, तो हम ये मान लेते हैं सर x होगा, ये हम मान लेते हैं क्या l-x होगा। देयरफॉर x जो होगा सर, ये वाला x जो आता था वो ये वाला लेना पड़ता था मास, तो हो जाएगा m2, और ये पूरा लेंथ क्या है l बाई सर सम ऑफ मासेस, तो m1 प्लस m2। एंड अगर l-x निकालना हुआ तो सर l-x जो आएगा वो दूसरा वाला मास लेता है, तो m1 इंटू l बाई m1 प्लस m2। बोलिए यहां तक कहीं कोई दिक्कत क्या, तो सर ये तो आ गया अपना सेंटर ऑफ मास आ गया। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था सर फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है। तो हमें पता है कि सिंस t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर I बाई मॉड P और मॉड E, बिल्कुल सर। तो I हमें निकालना है, सो I अगर हमें निकालना है और सेंटर ऑफ मास पे अगर ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे सर, तो m1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस m2 इंटू l-x का स्क्वायर, क्योंकि I क्या होता था, समेशन ऑफ mr स्क्वायर होता था। I इज इक्वल टू क्या होता था, समेशन ऑफ mr स्क्वायर होता था, ठीक है सर। तो अब ये कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा m1, अगर x का बात करें तो x कितना है सर, m2l बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर,
प्लस ये कितना हो जाएगा सर m2 l माइनस एक्स का बात करें तो ये कितना आ रहा था सर, ये आ रहा था m1 माइनस एल सॉरी m1l बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा m1 m2 स्क्वायर m1 m2 स्क्वायर और ये आ जाएगा l स्क्वायर बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है सर। ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा m2 m1 स्क्वायर l स्क्वायर बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर कॉमन देखा जाए तो कहीं ना कहीं सर m1 m2 बाई m1 प्लस m2 तो कॉमन दिख रहा है, m1 m2 बाई m1 प्लस m2 स्क्वायर भी कॉमन दिख रहा है क्या? तो क्या वो उतार सकते हैं? निकाल लीजिए, उतारिए पहले इसको। उतार लिया क्या? आगे बढ़े, चलिए। तो हमने कहा सर यहां से एक काम यहीं पे कॉमन ले लिया, एक काम कीजिए इसको थोड़ा सा ले आइए इधर, हाँ इसको इधर ले आइए। क्या उतरा है भाई यहां से? अच्छा ये m1 चला आया इनका, ये इनका m1 आ गया है। चलिए इसको अगर देखा जाए तो सर m1 m2 दोनों में m1 m2 कॉमन दिख रहा है, l स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो ये जाएगा m1 m2 l स्क्वायर बाई, अगर इसमें कॉमन देखा जाए तो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो इसमें देखा जाए तो इसमें क्या कॉमन बच रहा है सर, इसका m2 बच रहा है, इसका m1 बच रहा है, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर m2 प्लस m1। तो एक m2 प्लस m1 एक m2 प्लस m1 से चला जाएगा, तो इधर बचेगा क्या सर, तो इधर बचेगा m1 m2 बाई m1 प्लस m2 और क्या है सर l स्क्वायर, यही बच रहा है क्या? चलिए आगे देखिए। सो सिंस I अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या आ रहा है, m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू l स्क्वायर, वेयर L बराबर सेपरेशन बिटवीन मासेस। L क्या है? सेपरेशन बिटवीन मासेस है, मासेस के बीच में कितना सेपरेशन है वही तो दे रहा था L, देख लीजिए। L क्या था? सेपरेशन बिटवीन मासेस था, बिल्कुल ठीक बात है। तो सर यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो पूरी क्वांटिटी होगी, ये जो पूरी क्वांटिटी होगी ये कहीं ना कहीं एक मास ही है सर, m1 m2 बाई m1 प्लस m2। इसी m1 m2 बाई m1 प्लस m2 को एक नाम दिया गया था, जब आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास, तो इसको नाम दिया गया था रिड्यूस्ड मास। याद है क्या कुछ? रिड्यूस्ड मास, जिसको याद कीजिए म्यू से भी दिखाते थे। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि आई सेंटर ऑफ मास जो है वो कितना है, म्यू एल स्क्वायर है, ठीक है। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर आई बाई मॉड पी मॉड ई, तो ये जगह रूट ओवर आई कितना आ रहा है सर, तो आई आ रहा है सर म्यू एल स्क्वायर बाई पी की जगह क्या आ जाएगा सर, पी की जगह आ जाएगा सर क्यू इंटू सेपरेशन बिटवीन देम और ये ई आ जाएगा, तो ये एक एल खा जाएगा, तो ये आएगा रूट के अंदर म्यू एल बाई ये क्या हो जाएगा सर क्यू ई। आएगी बात समझ में? जहाँ पे म्यू क्या है, तो म्यू अपना जो है वो रिड्यूस्ड मास है, तो जो टाइम पीरियड आएगा वो रूट म्यू एल बाई क्यू ई के बराबर आएगा। चलिए नोट डाउन कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। ले लिया क्या? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कुछ ऐसे है, एक बार देख लें भैया, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है? चलिए रिकॉर्डिंग तो चल रहा है। डाइपोल, आवाज तो आ रही भाई? चल रहा। चलिए, डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई डाइपोल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया है, यानी कहीं ना कहीं हमें ये पता चल गया कि थीटा जो है वो क्या है सर, 0 डिग्री है। थीटा एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, ठीक है सर। पैरेलल रख दिया है तो थीटा 0 होगा, किसके बीच में, डाइपोल का और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। इफ W इज वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल टू 60 डिग्री, सर 0 डिग्री पे रखा है, रोटेट कर रहे हैं 60 डिग्री पे, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि थीटा 1 अगर मेरा 0 डिग्री
था तो θ2 कहां तक रोटेट किए हैं सर? 60 डिग्री तक रोटेट किए हैं। तो इसमें अपना जो वर्क डन लग रहा है वो कितना हो रहा है सर? W हो रहा है। इस केस में वर्क डन जो लग रहा है वो कितना है? W है। तो हमें पता है कि सिंस वर्क डन इज इक्वल टू PE ब्रैकेट के अंदर अगर फॉर्मूला आपको याद हो cos θ1 माइनस cos θ2, हम वर्क कर रहे थे सर, वर्क डन बाय एक्सटर्नली तो निकाल रहे थे। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा सर PE ब्रैकेट के अंदर cos θ1 कितना हो जाएगा सर? cos 0 डिग्री माइनस cos θ2 कितना हो जाएगा? cos 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा सर? PE cos 0 कितना हो जाएगा? 1 माइनस cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा? 1/2। तो ये हो जाएगा PE, पोटेंशियल एनर्जी मत समझ लेना भैया। हाँ चलो, वर्क डन क्या आता था? PE यानी पोटेंशियल एनर्जी मत समझ लेना, अलग अलग कर दे रहे हैं, वरना पता चला कि कहोगे क्या है। ठीक है, P क्या है? P अपना डाइपोल मोमेंट है, E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये हो जाएगा PE बाई 2। देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर PE की वैल्यू अगर पूछा जाए तो वो कितना हो जाएगा सर? 2W हो जाएगा, वहां से 2 इधर आ जाएगा सर। ठीक है, नाउ वर्क डन इन रोटेटिंग इट बाय 180 डिग्री। नाउ θ1 इज इक्वल टू फिर से कितना है सर? 0 ही डिग्री रहेगा सर, 0 डिग्री से घुमा रहे हैं। और कहां तक घुमाना है सर? तो θ2 180 डिग्री है। देयरफॉर वर्क डन जो होगा वो PE cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री होगा सर। PE का अगर बात करें तो वो कितना है सर? 2W है, तो 2W पुट कर दीजिए सर। cos 0 कितना होता है? 1 माइनस cos 180 कितना होता है? -1। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2W 1 + 1 2, यानी कि ये 4 टाइम्स ऑफ वर्क डन के बराबर आ जाएगा। क्लियर है क्या? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी। ले लिया? आगे बढ़े, चलिए। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि इन विच केस पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी अगर मैक्सिमम पूछ रहा है तो हमें पता है सर कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो कितना होता है? -P.E होता है, यानी -PE cos थीटा होता है। मैक्सिमम चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए, मिनिमम नहीं चाहिए, मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम का बात कर रहा है तो मैक्सिमम कब होता है सर? मैक्सिमम होता है जब पोटेंशियल एनर्जी प्लस PE आए। पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाए सर? प्लस PE आ जाए सर, यही होता है मैक्सिमम। यहाँ पे -PE आ रहा है सर, तो ये अगर cos थीटा -1 आ जाए तो काम बन जाएगा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए सर? 180 डिग्री होना चाहिए। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन P एंड E के बीच का एंगल है। तो जहां थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बन जाए वहीं काम बन जाएगा। सर अगर इसमें पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से, सॉरी डाइपोल मोमेंट कहां से कहां जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस जाता है, तो डाइपोल इस साइड जाएगा। सर इसी में अगर देखें तो डाइपोल इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कुछ ऐसा है, बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कह रहा है इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट इफ चार्ज एट ओरिजिन। चार्ज एट ओरिजिन है सर, यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट है, यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट है, ये भी r डिस्टेंस पे है, ये भी r डिस्टेंस पे है। इसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा सेम डायरेक्शन में, इसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा सेम डायरेक्शन में, सेम चार्ज है, तो फोर्स QE यानी कि जाहिर सी बात है स्टेबल है, रेस्ट पे सिस्टम। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एट ओरिजिन इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड बाय x अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। अगर इस पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा इधर कर दिया जाए तो जैसे ही थोड़ा सा इधर करेंगे सर, इसके कारण थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा तो फोर्स घट जाएगा। इसके कारण देखेंगे तो सर डिस्टेंस घट गया, डिस्टेंस घट गया तो फोर्स बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया तो फोर्स बढ़ गया, इसके कारण फोर्स बढ़ गया, इसके कारण फोर्स घट गया। तो ये कहीं ना कहीं इसको क्या करेगा सर? इधर धक्का देने लगेगा। तो जाहिर सी बात है ये कभी इधर आ जाएगा, फिर जैसे ही इधर आ जाएगा तो इसका फोर्स बढ़ जाएगा, ये इधर धक्का देने लगेगा तो ये आगे बढ़ जाएगा सर, फिर थोड़ा सा इधर आएगा, फिर ये धक्का देने लगेगा, तो ये कहीं ना कहीं सर ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर जाएगा। बात तो सही है सर। तो कह रहा फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इफ मास ऑफ चार्ज इज m। कह रहा भैया वही टाइम पीरियड निकाल के हमें बता दो। तो सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई एंगुलर मोशन तो हो नहीं रहा है,
तो अपने को मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अपने को मतलब है सर लीनियर एसएचएम कर रहा है, बिल्कुल। अगर लीनियर एसएचएम कर रहा है, सो फॉर लीनियर एसएचएम अगर आपको याद हो तो एफ रीस्टोरिंग जो होता है वो सर एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, बिल्कुल सर। एक्स क्या होता है सर? एक्स छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है सर। हाँ, तो इस क्यू को भी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराना होगा सर, तो करा देते हैं सर। यहाँ पे अब हम इसको कर देते हैं, क्यू अपना यहाँ आ गया। तो सर इसको मान लेते हैं क्या P1, इसको मान लेते हैं क्या P2। हालांकि है तो दोनों सेम ही, हालांकि दोनों क्या है? सेम है। तो क्यों P1 P2 मानना, P ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। सर इसके कारण कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहा होगा, तो इसके कारण कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहा होगा, इसके कारण कहीं ना कहीं कहाँ रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहा होगा, तो इसके कारण कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं देख रहा हूं यहां R था, तो अब डिस्टेंस ये क्या हो गया होगा सर? R प्लस एक्स हो गया होगा। और सर ये डिस्टेंस क्या हो गया? R माइनस एक्स हो गया होगा सर। और अगर ऐसा है सर, तो जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस कम है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो इसका फोर्स ज्यादा होगा, तो ये वाला फोर्स ज्यादा होगा। तो ये वाला फोर्स का अगर मैं बात करूं, तो ये वाला जो फोर्स होगा ये हो जाएगा सर क्यू और इसका अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा सर? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? 2kp बाई आर क्यूब। आर यहाँ पे क्या है सर? आर माइनस एक्स का क्यूब है। ये छोटा तो ऊपर पूरा का पूरा बड़ा हो जाएगा सर। इसका अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2 होता है फोर्स, तो क्यू रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह सर क्या रख देंगे? 2kp बाई आर क्यूब होता है, तो 2kp बाई आर। डिस्टेंस कितना है सर? तो डिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस एक्स, हो जाएगा सर आर प्लस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा। बोलिए कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे हम देयरफॉर निकाल सकते हैं हेयर एफ नेट का अगर बात किया जाए तो सर अपने को जाहिर सी बात है, हमें साफ साफ पता है। क्या पता है? तो अपने को ये पता है कि सर ये वाला जो फोर्स होगा, ये डिस्टेंस छोटा है तो फोर्स बड़ा होगा, तो हम कह सकते हैं टू के पी बाई आर माइनस एक्स का होल क्यूब होगा सर। इस पे अगर बात किया जाए तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है सर? इस पे फोर्स लग रहा है सर Q2kp बाई आर प्लस एक्स का होल क्यूब लग रहा है। बोलिए कोई दिक्कत? सर नेट फोर्स का अगर बात करें तो यही कहीं ना कहीं अपने ऊपर नेट फोर्स लग रहा होगा। बोलिए क्या इतना बात समझ में आया या नहीं आया? आया क्या? क्लियर? चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका उतारिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया क्या? बढ़े आगे? चलिए, अब अगर इतना रहा है सर, तो अब इसमें अपन लोग क्या किया जाए सर? तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा सर। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे बताऊं या आगे बढ़ जाऊं? चलो इसको ऊपर ही उतार देंगे, Q2kp बाई आर माइनस एक्स का होल क्यूब। सिंस एफ नेट इज इक्वल टू क्या आ रहा है? Q2kp बाई आर माइनस एक्स का होल क्यूब, और यहाँ पे क्या रहा था? माइनस Q2kp बाई ये क्या रहा था? आर प्लस एक्स का होल क्यूब। तो यहाँ पे हम साफ साफ कह सकते हैं कि सर यहाँ पे Q कॉमन आ रहा है, 2k कॉमन आ रहा है, P कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे सब ब्रैकेट के अंदर ये क्या हो जाएगा? R माइनस एक्स होल के पावर माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस R प्लस एक्स होल टू द पावर 3 हो जाएगा सर। कोई दिक्कत? और हमें पता है कि जो x है, x जो है वो बहुत 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 छोटा है R से। अच्छा, अगर बहुत छोटा है तो सर यहाँ पे हम अपने को R भी तो कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो जगह 2kqp, और यहाँ से अगर देखा जाए तो अपन R टू द पावर माइनस 3 कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे ही R टू द पावर माइनस 3 कॉमन निकाल लेंगे तो जगह 1 माइनस एक्स बाई आर टू द पावर माइनस 3। कोई दिक्कत? R सर R कॉमन निकाले, R कॉमन निकाले तो R के पावर माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, तो R कॉमन आया तो R इधर हो गया, ये निकल गया तो 1 हो गया, और यहाँ पे डिवाइड बाई R हो गया होगा। इसमें अगर देखा जाए तो फिर से इसमें सर क्या निकालना होगा? ये भी माइनस 3 हो जाएगा। इसमें भी अगर R कॉमन लेंगे तो R के पावर माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स बाई आर
टू द पावर -3। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 2k3p, इन दोनों में r टू द पावर -3 कॉमन है, तो r टू द पावर -3 कॉमन ले लीजिए सर। तो अगर यहाँ पे अब देखा जाए r टू द पावर -3 अगर कॉमन ले लिया है तो ये हो जाएगा 1 माइनस x के पावर x बाई आर होल टू द पावर -3 माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस x बाई आर होल टू द पावर -3। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो जाएगा 2k3p बाई, सर ये r टू द पावर -3 नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा r टू द पावर 3। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो x बहुत छोटा है 3 से, x बहुत छोटा है r से, सॉरी, तो यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है? बाइनोमियल थ्योरम कहता है कि 1 प्लस डब्बा टू द पावर n है तो हम कह सकते हैं इज इक्वल टू 1 प्लस n डब्बा होगा, 1 प्लस n टाइम्स ऑफ डब्बा होगा। ये n उठ के डब्बा के साथ चिपक जाता है। अगर ये वाला छोटा हो तो, अगर ये वाला बहुत ही स्मॉल हो तो, वेरी स्मॉल हो तो सर यहाँ पे तो लग ही जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, अगर लग जाएगा तो लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा सर 1 माइनस, और ये -3 आगे लग जाएगा तो -3 और ये हो जाएगा x बाई आर। बिल्कुल सही बात है, ये माइनस था तो माइनस लगा दिए, फिर ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1 प्लस -3 और ये भी कितना हो जाएगा सर x बाई आर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दीजिए तो एफ नेट, देयरफॉर एफ नेट जो आएगा वो कितना आ जाएगा सर, वहां से अगर देखा जाए तो 2k3p बाई r टू द पावर 3 और इधर से अगर देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 3x बाई आर, 1 प्लस 3x बाई आर। उधर से कितना हो जाएगा, उधर से हो जाएगा -1 और प्लस 3x बाई आर, प्लस 3x बाई आर। 1 -1 कट जाएगा, 3x कितना हो जाएगा 6x बाई आर हो जाएगा, तो 2k3p बाई आर क्यूब और ये कितना हो जाएगा सर 6x बाई आर हो जाएगा, 6x बाई आर। तो 6 टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो हो जाएगा 12k QPX बाई आर टू द पावर 4। ये कितना आ गया सर, ये आ गया अपना एफ नेट, ये आ गया अपना एफ नेट। और यही एफ नेट क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स। यही एफ नेट क्या करेगा, रीस्टोर, यही अपना रीस्टोरिंग फोर्स है। बोलिए सर, कहीं ना कहीं ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो नेट फोर्स लग रहा है, ये जो इस पे नेट फोर्स लग रहा है, यही तो इसको बार बार रीस्टोर करके सेंटर पे ले आ रहा है। हाँ सर, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जरा, जल्दी लीजिए, ले लिया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहां से हम कह सकते हैं सर, सिंस एफ नेट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x है, देयरफॉर एफ नेट आ कितना रहा था सर, 12k3px बाई आर टू द पावर 4, 12k3px बाई आर टू द पावर 4 बराबर m ओमेगा स्क्वायर x। तो यहां से सर साफ साफ हमें दिख रहा है कि एक x से एक x कट जाएगा, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा 12k3p बाई m आर टू द पावर 4। देयरफॉर ओमेगा का अगर बात करें तो ओमेगा सर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा, कितना 12k3p बाई m आर टू द पावर 4। सिंस p इज इक्वल टू क्या होता है सर, 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो कह सकते हैं 2 पाई ब्रैकेट के अंदर सर ये पूरा का पूरा पलट जाएगा, अगर पलट जाएगा तो ये हो जाएगा m आर टू द पावर 4 बाई 12k3p। 12 को अगर देखा जाए तो सर 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो इसका 4 रूट के अंदर है तो बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 पाई बाई 2 रूट के अंदर हो जाएगा m आर टू द पावर 4 बाई हो जाएगा 3k3p। ठीक है, अब सर p का अगर बात किया जाए 3k3p। अब सर p के अगर बारे में बात किया जाए तो p के बारे में ऐसा कुछ अपना सर लेंथ तो दिया नहीं है दोनों चार्जेस के बीच में, तो p को हम चार्ज के टर्म्स में नहीं लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख सकते हैं तो सर यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और 2 पाई में से सर साफ साफ हमें पता है कि 2 से 2 क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। चलिए उतारिए।
बता लिया गया। आगे बढ़े, चलिए बस तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले दिन अगले टॉपिक पे। टिल देन टेक केयर।